इसको रेज्यूम करते हैं अब हम। कंफर्म पॉइंट नंबर 5 पे हम पेज नंबर 17 के कंफर्म एक्सटर्नल लीगल काउंसल, उससे क्या पूछ रहे होंगे, वही केसेस का कि कौन से केसेस हैं जिससे वो डील कर रहे हैं, उनकी में कंपनी के हारने के क्या चांसेस हैं, और अगर हार जाती है तो कितनी अमाउंट्स पे करनी होगी, क्योंकि उसके हिसाब से प्रोविजनिंग करनी है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्रेसिड, जो नंबर 6 है, नंबर 6 पे आपके पास आ जाते हैं प्रेसिडेंट्स मतलब जो लीगल प्रेसिडेंट्स हैं। अच्छा, ये जो कंप्लेंट्स और सेल्स ट्रेंड फॉर वारंटी प्रोविजन, फॉर एग्जांपल आपको वो कहते हैं प्रोविजन के प्रोसीजर्स बताएं वारंटी से रिलेटेड, वारंटी प्रोविजन से रिलेटेड, तो उसमें जो कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट्स हैं, जो सेल्स का ट्रेंड चल रहा है, जो सेल्स रिटर्न्स का इवन के ट्रेंड है, वो बेसिकली रेलेवेंट होगा। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर, अच्छा करंट ईयर वर्सेस प्रायर ईयर, जहां जहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर आएगा उसका एंड कहां पर होना है, जहां पर भी एनालिटिकल प्रोसीजर आएगा उसका एंड पॉइंट क्या है, इन्वेस्टिगेट सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस डिफरेंसेस। अगर जब भी कभी आप एनालिटिकल प्रोसीजर, ये गोल्डन टिप रूल याद रखें, जब कभी आप एनालिटिकल प्रोसीजर लिख रहे होंगे तो आपने जब लिखना है ना कंपेयर दिस ईयर प्रोविजन विद द प्रायर ईयर, अगर आप इतना लिख देते हैं कि कंपेयर दिस ईयर प्रोविजन विद द प्रायर ईयर, 0 नंबर। जब तक आप क्या नहीं लिखते, एंड इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस और डिफरेंसेस, जब तक आप ये नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि सर अगर आप वैसे ही कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसकी मकसद क्या है, उससे हासिल क्या है, तो आपने क्लियरली बताना है कि उसका मकसद क्या है, टू इन्वेस्टिगेट सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस डिफरेंसेस। सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्लस कोर्ट ऑर्डर्स, मतलब पोस्ट ईयर एंड केस का फैसला आ गया तो वो आपको पता लग जाएगा, कोर्ट ऑर्डर पढ़ लें। प्रोविजंस पर IAS 37 है नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस की रिकैलकुलेशन कर लें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लें। मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑडिटर एक्सपर्ट, और इसके साथ देख रहे हैं लिखा हुआ है रूल 2, ये ना आज डे एंड पे, मतलब जितने भी हमारे रिवीजन डेज हैं ना, उस पे डे एंड पे आपको एक गिफ्ट मिला करेगा, ठीक है। वो जो गिफ्ट है ना उसके अंदर एक कुछ ना चीज़ें और गुर सिखाए गए हैं। मसलन जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट या ऑडिटर के एक्सपर्ट की बात हो ना, 3 बातें साथ उधर लिख दें जो हमने रिस्पेक्टिव आइजाज में पढ़ी थी। मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमने पढ़ा था आइजा 500 में, ऑडिटर एक्सपर्ट हमने पढ़ा था आइजा 620 में। तो उसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट जैसे ही देखें उस पर आंखें बंद करके एतबार कर लें। CCO याद है, इवेल्युएट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसके फील्ड की अंडरस्टैंडिंग लें और उसके काम की एडिक्वेसी को देखें। 3 चीज़ें, CCO, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, उसके फील्ड की अंडरस्टैंडिंग, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इवेल्युएट करें कि उसका काम एडिक्वेट है फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑडिट या नहीं, मतलब उसने अजम्पशंस रीजनेबल यूज़ की या नहीं, उसने जो सोर्स डाटा यूज़ किया वो एक्यूरेट था या नहीं, ये आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, IFRS रेलेवेंट स्केड्यूल्स, डिस्क्लोजर्स, एडिक्वेसी। तो सर अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है ना, ये हर जगह पर सेम है, मतलब रेवेन्यू का लिख रहे हो, परचेजेस का लिख रहे हो, रिसीवेबल का लिख रहे हो, पेएबल्स का लिख रहे हो, सारों में यही लिखना है। मैंने एक सिंपल सा उसका असूल बनाया हुआ है कि कंप्लीट डिस्क्लोजर चेकलिस्ट, ताकि क्या इंश्योर कर सके, कंप्लायंस विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जो IFRS के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हर एरिया में डिस्क्लोजर्स होते हैं तो वो उधर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एरिया क्या है आपके पास, लॉन्ग टर्म लोन्स। एक तो हो गया लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स में सबसे पहली, अच्छा आप देख रही है कंप्लीटनेस ना एक बड़ी ट्रिकी असर्शन है, सबसे मुश्किल प्रैक्टिकली। अगर मैं आपको ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना, तो सबसे ज्यादा जिस असर्शन में स्ट्रगल करता है ऑडिटर, दैट इज कंप्लीटनेस, कि एवरीथिंग दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, एवरीथिंग दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैज बीन रिकॉर्डेड और नॉट। क्योंकि आप मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन के लिए,
मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रिकॉर्ड कर रही, आपको बता नहीं रही है, आपको पता ही नहीं कि कोई रिलेटेड पार्टी है, फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं कोई लोन लिया हुआ है, तो उस हवाले से ये एक ट्रिकी असर्शन होती है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स के हवाले से जो कंप्लीटनेस के ऊपर अगर वो आपसे स्पेसिफिकली ये पूछ लेते हैं कि जी कंप्लीटनेस पे मुझे प्रोसीजर्स बताएं, तो आपने कौन से प्रोसीजर्स लिखने हैं? ये 2 प्रोसीजर। पहला क्या है? लेंडर वाइज लोन स्केड्यूल। मुझे थोड़ा समझा सकते हैं लेंडर वाइज लोन स्केड्यूल कैसा दिखेगा? अगर आपके दिमाग में ये स्केड्यूल की एक दफ़ा पिक्चर बन गई ना, तो सर फिर इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। मैं ये पिक्चर एक दफ़ा क्रिएट कर देता हूँ, इसके बाद याद रखिएगा रिसीवेबल स्केड्यूल की जब बात करूँगा तो भी यही बात है, पेएबल स्केड्यूल की बात करूंगा तो भी यही बात है, फिक्स्ड एसेट्स की बात करूंगा तो भी यही बात है। ये बात समझ में आ रही है? स्केड्यूल कैसा होता है? आपके पास लेंडर का नेम आएगा, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, डिलीशंस, ये मैं जरा जेनरिक टर्म्स यूज कर रहा हूं, जनरल टर्म्स, और क्लोजिंग बैलेंस। ये बात समझ में आ रही है? आपकी कंपनी ने 10 बैंकों से लोन लिए हुए हैं, एक HBL से, एक ABL से, और इस तरह कोई 10 बैंक्स हैं। तो ये एक स्केड्यूल है कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, सपोज 10 था, ड्यूरिंग द ईयर मजीद लोन लिया 30 का, 20 का रीपे कर दिया सपोजिडली, तो 10 + 30 - 20 क्लोजिंग बैलेंस 20 का हो गया। इसी तरह से ABL में भी यही चीज होगी, बाकी 8 बैंकों से जो लोन लिया होगा उनकी भी। इसको क्या कहते हैं? लेंडर वाइज लोन स्केड्यूल, लेंडर वाइज लोन मूवमेंट स्केड्यूल। देखें आपको मूवमेंट पता लग रही है ना कि ये 10 से 20, ये जो 10 से 20 पे मूव हुए ये कैसे हुआ? 30 का इजाफा हुआ, 20 घटा, तो ये 20 पर पहुंचा। ये बात थोड़ी समझ आ रही है कि इसको लेंडर वाइज मूवमेंट स्केड्यूल क्यों कह रहे हैं? अच्छा, ये 10 लोन्स के लिए हो गया। अब आपने सर करना क्या है? इन सारों को करना है आपने वर्टिकली कास्ट करना है। वर्टिकल कास्ट मतलब वर्टिकल टोटल इनका करना है, और हॉरिजॉन्टली भी करना है। हॉरिजॉन्टली करते हुए आपने किस तरह करना है? दिस प्लस दिस नहीं करना, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपने चेक करना है कि भाई सपोज कैलकुलेटर पे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कि 10 + 30 - 20 इतना ही बनता है। ये मैं कौन सा अभी थोड़ी देर पहले याद है यूजिंग IPE इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी देख रहा था, तो उसमें कहा था ना एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक करूंगा। फिर इसी की जो कंप्लीटनेस है उसको चेक करने के लिए इनको लेजर से, ट्रायल बैलेंस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर लूं कि जितने लोन इधर आ रहे हैं क्या ये सारे लोन ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, क्या ये सारे लोन जो हैं वो लेजर्स इनके हैं, क्या इनके मतलब इनके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारे लोन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नहीं तो ऑल लोन्स दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, इस तरह से पता लग जाएगा। इसके बाद एक और वर्ड लिखा हुआ है लेंडर्स रजिस्टर। लेंडर्स रजिस्टर होता है जिस तरह रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, उस तरह रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स भी होता है ना। तो उस तरह का कोई अगर लेंडर्स का रजिस्टर मेंटेन हुआ है तो उससे मैच कर लें कि उसमें तो सारे लोन्स एंटर हुए होंगे ना कि किस किस से आपने कर्जा लिया हुआ है। अगर उस तरह की कोई डॉक्यूमेंट एंटिटी मेंटेन कर रही है तो वहां से आपको पता लग जाएगा इस स्केड्यूल में जो लिखी होंगी। तो आप बेसिकली ये क्या करें, इसको कहते हैं रेकंसाइल करना, कि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को आपस में रेकंसाइल करके ये चेक करना कि कहीं कोई इजाफी चीज तो नहीं है जो इधर नहीं आ रही। उसके बाद बोर्ड मिनट्स एंड कैश बुक एंट्रीज। बोर्ड मिनट्स को देखने की क्या हिकमत है? बोर्ड मिनट्स का फायदा ये होता है सर कि बोर्ड मिनट्स में तो जब लोन बोरोइंग की होगी तो बोर्ड का अप्रूवल लिया होगा, तो वो बेसिकली आपके पास अप्रूवल आ जाएगा। फिर दूसरी बात क्या है? कैश बुक एंट्रीज। कैश बुक एंट्री से पता लगेगा कि हाँ भाई कोई लोन रिसीव हुआ है, तो कैश बुक में एक रिसिट आ रही है, रिसिट डेबिट साइड पे आ रही होगी ना, तो वो रिसिट आ रही है, एक ह्यूज अमाउंट है। आप इंक्वायर करते हैं, आपको पता लगता है ये एक लोन लिया था तो उसकी रिसिट आई है। लोन स्केड्यूल में देख रहे हैं तो देख ही नहीं रहा। बात समझ आ रही है? तो कंप्लीटनेस, तो वही वाली बात दोबारा करूंगा कि अगर आपसे पेपर में कंप्लीटनेस के प्रोसीजर्स पूछ ले तो फिर खाली यही प्रोसीजर्स लिखने हैं। उसके बाद आपके पास क्लासिफिकेशन में 3 चीजें। क्लासिफिकेशन मतलब लोन की जो करंट नॉन करंट की क्लासिफिकेशन है। इसमें पहली चीज क्या है?
कोवेनेंट कंप्लायंस टेस्टिंग टू डिटरमिन डिफॉल्ट। कोवेनेंट्स क्या होती हैं? कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस जो बैंक ने इम्पोज की होती है, कोई रेशियोज हैं कि करंट रेशियो इतनी अमाउंट से घटनी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली वो जो गेयरिंग रेशियो वगैरह इतनी अमाउंट से बढ़नी नहीं चाहिए, वो सारी रेशियोज बेसिकली आपने टेस्ट करनी है कि कोई ब्रीच तो नहीं हुई, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ। अगर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है तो आपने क्या देखना है कि बैंक और कंपनी के दरमियान क्या ख़तो किताबत हुई। कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं ख़तो किताबत को, लेटर्स लिखना, लेटर रिसीव करना, क्योंकि बैंक कहेगा आपने ये डिफ़ॉल्ट कर दिए। अब आपने जब वो ख़तो किताबत देखी तो आप उसमें देख रहे हैं बैंक कह रहे हैं भाई मेरे सारे पैसे फ़ौरन वापस करो, क्योंकि तुमने डिफ़ॉल्ट किया है ना, तो मेरे सारे पैसे फ़ौरन वापस करो। अब तीसरा तो अगर सारे पैसे फ़ौरन वापस मांग रहे तो फिर वो जो आप करंट लॉन्ग टर्म पोर्शन रिकॉर्ड किया हुआ था लायबिलिटी का, वो करंट में क्लासिफाई, पता नहीं क्लाइंट ने क्लासिफाई किया या नहीं किया, वो चेक कर लेंगे। फिर जो अगर नॉर्मल भी है तो जो करंट नॉन करंट की उसने एक एलोकेशन की हुई है उसको भी चेक कर लेना चाहिए कि वो एलोकेशन ठीक है या नहीं, क्योंकि करंट में सिर्फ कितना पोर्शन आना चाहिए, जितना नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेएबल है फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये आप करंट नॉन करंट एलोकेशन किस तरह से चेक करेंगे? डेट रीपेमेंट स्केड्यूल होता है लोन एग्रीमेंट में ना, ये जो जब कर्जा लिया जाता है तो एक डेट रीपेमेंट स्केड्यूल होता है। ये डेट रीपेमेंट स्केड्यूल क्या होता है? जिसमें रीपे करने की तारीख, अमाउंट, जितना इंटरेस्ट साथ पे करना है वो सब कुछ लिखा होता है, उसको कहते हैं डेट रीपेमेंट स्केड्यूल। बेसिकली तारीखें लिखी होती हैं कि 2021 में फरवरी 2021 में इतना लोन रीपे करना है, इस डेट पे जून 21 में इतना लोन रीपे करना है, वो क्या है? डेट रीपेमेंट स्केड्यूल। ये लोन एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। और इतनी हैरत से मत देखें, मैंने आप लोगों को लोन एग्रीमेंट में दिखाया भी था डेट रीपेमेंट स्केड्यूल, देखा है कोई नहीं? अगर नहीं याद आ रहा तो वो उसमें लेक्चर्स में है ना, पुराने लेक्चर्स देख लें। अब तो आपके पास सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। लेक्चर नंबर, वेरी गुड, ये तुक्का लगाया है। चलें इसके आसपास आप ना, इससे आसपास 5 के यहाँ शुरू के ही लेक्चर्स हैं, मेरे ख्याल में 20 से 30 के दरमियान में ही हैं, मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा, तो ये आप 10 लेक्चर्स देख लीजिएगा। सी में क्या है? मल्टीपल असर्शंस एंड थीम्स। मल्टीपल असर्शन थीम से मुराद है कुछ देखें प्रोसीजर्स है जो कि मल्टीपल असर्शंस पे आपको एविडेंस दे रहे होंगे। अब ये जो C1 है क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर्स ऑन ईच एलिमेंट ऑफ लेंडर वाइज लोन स्केड्यूल। सर अगर ये लोन स्केड्यूल आपके माइंड में हो ना, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लोन स्केड्यूल आप दिमाग में बिठा लें, क्यों? इसके एक एक एलिमेंट को ना वेरीफाई करते जाएं। ओपनिंग बैलेंस को पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, पिछले साल के वर्किंग पेपर से मैच कर सकते हैं। जो लोन रिसीव हुआ है तो कैश बुक में आया होगा, बैंक स्टेटमेंट होगी, लेंडर स्टेटमेंट होगी, पता लग जाएगा। बोर्ड का अप्रूवल भी हुआ होगा इसके ऊपर, क्योंकि बोरोइंग्स कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक आपको बोरोइंग्स के लिए बोर्ड का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है ना, तो बोर्ड का अप्रूवल भी आया होगा। मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग से भी पता लग जाएगा। रीपेमेंट्स अगेन सेम वही चीज़ है, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट वगैरह से। क्लोजिंग बैलेंस इसको लेजर से मैच कर लो। और सबसे अच्छा प्रोसीजर कॉन्फर्मेशन। तो अब जब आप कॉन्फर्मेशन पे जाएंगे तो कॉन्फर्मेशन में आप क्या क्या चीज़ें कंफर्म करेंगे? आपको याद है मैंने कैश एंड बैंक बैलेंसेस के जब आपको कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर पढ़ाया था तो उससे मैंने बताया था कि बैंक से हम सिर्फ बैंक बैलेंसेस नहीं कंफर्म कर रहे होते, हम तो उनसे बेतहाशा और चीज़ें कंफर्म कर रहे होते हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स, जो लोन फैसिलिटीज़ की कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं, सिक्योरिटी अगर प्लेज कराए हुआ है तो सर वो सारी चीज़ें इधर आपके पास आ जाएंगी। ओवर ड्यू अमाउंट तो कोई नहीं है, इंटरेस्ट रेट कितना है, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो लीज वगैरह से रिलेटेड फैसिलिटीज़, वेरी गुड। C2 जो सिक्योर्ड एसेट्स हैं,
उनके लिए अब पेपर में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि जी इन्होंने ना, अच्छा वो सिनेरियो इस तरह का बनाएगा, वो कहेगा कि ये एसेट्स एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किए और उसके अगेंस्ट लोन लिया। तो जिस चीज़ पे सिनेरियो में फोकस किया जा रहा हो ना, उसके प्रोसीजर्स लाजमन पहले लिखने हैं, बाकी प्रोसीजर्स बाद में। मतलब अगर वो फोकस, ये मैं आपको जो गिफ्ट दे रहा हूँ उसमें ये चीज़ें सारी मेंशन्ड हैं, मतलब वो एक तरह की चीट शीट है कि जिससे आपका जो एग्ज़ाम फोकस है ना वो बिल्ड होगा। इसके बाद सर आपके पास आ जाते हैं, बस ख़त्म हो गया, बल्कि सिक्योर्ड एसेट्स आप कहाँ से वेरीफाई करेंगे? चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर है या नहीं। SECP फाइलिंग, आप ना असल में जब ये कुछ चार्ज रजिस्टर होता है ना, तो SECP के पास भी एक फाइलिंग होती है, एक फॉर्म होता है जिसमें जमा कराना होता है, उन्हें बताना होता है कि हमने ये एसेट्स एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हुए हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? कॉन्फर्मेशन। ये जो बैंक को कॉन्फर्मेशन भेजते हैं ना, इसमें ये जिस तरह आपने अभी बताया भी था, ये कंफर्म हो जाता है। कोई शक, कोई कंफ्यूजन? तो सर इसके बाद अब आप लोग आ जाए पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 है ऑडिटर्स रिपोर्टिंग के ऊपर। अभी मैं बताता हूँ कि आज का फोकस जो जिस तरह से था, जो हमारा प्लान है उसके मुताबिक ही है हम। तो 5 बजे तक कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि लेट थोड़ा कर लें इसको? करना ले 5 बजे तक कंप्लीट, 4:30 तक। 4 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं जो मेरे पास प्लान था हम उसके मुताबिक हैं अभी तक। जहाँ पर आउट होगा, जिस दिन आउट होगा फिर उस दिन ये है कि एडिशनल टाइम कर लेंगे। ऑडिटर्स रिपोर्टिंग, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग जो है वो तो आप लोगों को तो एडिशनल टाइम का पता ही है ना, ये तो रूटीन है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता क्लास का टाइम एक्सीड होना। सॉरी, हाँ सही है, सही। ऑडिटर्स रिपोर्टिंग, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग में सर जो चीज़ याद रखने वाली है वो जो आपने भूलनी नहीं है, 700 सीरीज, लेकिन क्या नहीं भूलना? कंपनीज एक्ट। स्कोप लिमिटेशन होगी तो खाली क्वालिफाइड ओपिनियन लिखेंगे। क्वालिफाइड नहीं दे सकते, क्वालिफाइड तो जनरल नहीं है, मॉडिफाइड जनरल है। मॉडिफाइड में ना क्वालिफाइड है, एडवर्स है और डिस्क्लेमर है। ठीक है, अच्छा इसमें कंपनी लॉ में क्या लिखेंगे अगर स्कोप लिमिटेशन है? इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। याद है पिछले क्लास में वो बोर्ड की ये वाली साइड थी, I/E करके लिखा था ब्लू मार्कर से, और ये भी याद दिलाता था। अब तो याद है आप लोगों को माशाल्लाह। देखें वो सारी चीज़ इट्स पेइंग बैक। आप लोगों का माशाल्लाह से जो क्लास में भी आप लोग बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इस क्लास में आके मुझे पता लग रहा है कि आप लोगों ने सही मतलब माशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं। सॉरी, नहीं, ये आप लोगों का अपना एफर्ट है, आई अप्रिशिएट दैट। अच्छा सर, आइज़ा 700 की जो एप्लीकेबिलिटी है ना, ये वैसे एक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, इस तरह की टेस्टिंग हाईली अनलाइकली है कि ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये सीरीज़ अप्लाई करती है 700 की। वो जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने शुरू में पढ़ी थी ना, उन पे ये अप्लाई नहीं करती, पहली बात। अच्छा, टाइटल आपको पता है इंडिपेंडेंट ऑडिट। ये अब हम पढ़ने लगे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टाइटल आपको एग्जैक्ट टाइटल पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, एड्रेसी टू मेंबर्स। अच्छा, ओपिनियन, ये जो ओपिनियन वाला पार्ट है ना, इसमें मैंने 700 और 705 को मर्ज कर दिया है और सारे पॉइंट्स इधर लोड कर दिए हैं। ओपिनियन सेक्शन में क्या क्या बातें की जाती हैं आमतौर पर? पहली चीज़, कंपनी का नाम बताया जाता है, FS उसके कंपोनेंट्स बताए जाते हैं कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सब कुछ इंक्लूड है। फाइनेंशियल क्या बताया जाता है। और एक और बात ये भी ऑफ कोर्स बताई जाती है कि वी हैव ऑडिटेड द एनेक्स्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरी बात क्या की जाती है,
ओपिनियन ऑन इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, ये जो ओपिनियन ऑन इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है ना, ये आइजा में नहीं रिक्वायर्ड। अगर पेपर में ये सवाल आ जाए कि क्या आइजा में ये रिक्वायर्ड है, तो आइजा में ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये एसईसीपी के फॉर्मेट के मुताबिक कंपनी लॉ के लिए रिक्वायर्ड है। एंड ओपिनियन ऑन एफएस पर अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट, और साथ आगे क्या लिखा है, एंड ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि पाकिस्तान में जो फ्रेमवर्क है वो कौन सा है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, जिसमें ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू वाला एक्सप्रेशन डिलीट हो जाता। ये बात क्लियर है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं ओपिनियन की टाइप्स। इस पे हमने 2 टाइप्स के ओपिनियंस देखे थे, एक ब्रॉड कैटेगरीज। अब जरा समझ लीजिएगा, ब्रॉडली 2 कैटेगरीज हैं ओपिनियन की, एक है अनमॉडिफाइड ओपिनियन और दूसरा है मॉडिफाइड ओपिनियन। जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है उसमें क्या होता है, आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल कर ली है कि एफएस में एमएम नहीं है। अच्छा, अगर एफएस में इमैटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं तो क्या आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं? पहले तो क्या बात की है, पहले तो देख लेंगे, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, पहले देखेंगे कि इंडिविजुअली तो ठीक है, आपने कह दिया, इन एग्रीगेट तो नहीं मटेरियल हो रही, तो एग्रीगेशन को नहीं भूलना, ये भी भूलेंगे ज़्यादातर लोग। तो जब कभी भी कभी भी कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इस तरह का है ना जिसमें मिस स्टेटमेंट इमैटेरियल निकल रही हो, तो आपने एकदम नहीं कह देना बस अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जिस तरह इन्होंने रोका, इन्होंने कहा नहीं एग्रीगेट करेंगे, तो एग्रीगेट आपने करके देखना है, और इवन के क्वालिटेटिव मटेरियलिटी को भी देखना है। तो मिस स्टेटमेंट में हमने क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इंडिविजुअल और एग्रीगेशन दोनों को देखना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन किस सिचुएशन में होगा, 2 सिचुएशंस में, या तो एफएस में क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या साई नहीं ऑब्टेन हुआ, दोनों में से कोई भी सिचुएशन होगी तो आपने ओपिनियन क्या कर देना है, मॉडिफाई कर देना है। अब मॉडिफिकेशन की फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, सही बता रहा हूं या गलत कुछ बता रहा हूं? मॉडिफिकेशन की 3 कैटेगरीज हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड ओपिनियन पूछ लूं, अशनास, क्वालिफाइड ओपिनियन किन सिचुएशंस में एक्सप्रेस किया जाता है? अच्छा, एक बात मेरे अल्फाज पे जरा गौर कीजिएगा, क्वालिफाइड, लो बैटरी हो रही, क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो किस सिचुएशन में एक्सप्रेस किया जाता है? मटेरियल हो, और थोड़ा इसको खुल के बयान करते हैं। जी सर, जो सही ऑब्टेन हो वो मटेरियल और सर वो परवेसिव ना हो। देखिए सोचें, ये ना सवाल पेपर में आ गया है, लिस्ट, ये सुनिएगा ज़रा, क्योंकि मसला पता है सर, कॉन्सेप्ट सबका आप लोगों का इंशाल्लाह क्लियर होगा। ड्राफ्टिंग, लिस्ट द सिचुएशंस इन विच एक्सटर्नल ऑडिटर वुड एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन, ये आ गया सवाल। सर हम वो पुलिस करेंगे, पहले सही तरीके से ऑब्टेन हुआ, जो ऑब्टेन हुआ वो मटेरियल है, एग्रीगेट में और इंडिविजुअल में सर। उसके बाद फिर वो उसकी परसुएसिवनेस देंगे सर, अगर परसुएसिव है तो सर वो फिर एडवांस हो जाएगा, अगर परसुएसिव नहीं तो फिर क्वालिफाइड नहीं होगा। ठीक है, मिस स्टेटमेंट, एक जो वर्ड मैं ढूंढ रहा था ना, बाकी आपने बिल्कुल सही बताया है, जो मैं वर्ड ढूंढ रहा था वो क्या था कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। शायद आपके पता है, मैं आपको, अगर आपका दिमाग सही रीड कर रहा हूँ, आपके दिमाग में मटेरियल मिस स्टेटमेंट था, आप जब मुझे बता रहे थे ना, दिल में आप बोल रहे थे लेकिन वो लिख नहीं रहे थे या बता नहीं रहे थे, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक तो ये सिचुएशन हो गई कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हो गया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन परवेसिव नहीं है, परफेक्ट। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, लेकिन साई ऑब्टेन नहीं हुआ, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई। एडवर्स ओपिनियन क्या है जी सर? अगर साई ऑब्टेन ना हो तो सर हम तो डिस्क्लेमर देते हैं। अगर साई ऑब्टेन ना हो तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी है। अगर वो मामला जिससे रिलेटेड साई ऑब्टेन नहीं हुआ वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है,
तो फिर आप क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। एविडेंस ही नहीं है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री है जो रिकॉर्डेड है, एक अमाउंट रिपोर्ट हो रही है उसके हवाले से, और वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी वजह से मीनिंगलेस नहीं हो सकती, तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे कि एक्सेप्ट फॉर दिस बाकी पीपीई पे, रिसीवेबल्स पे, रेवेन्यू पे मुझे तसल्ली है, आई हैव ऑब्टेन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी वजह से अब जो इन्वेंट्री है वो पूरी बैलेंस शीट का 90% है, तो है तो एक ही एलिमेंट बट इट रिप्रेजेंट सच अ ह्यूज चंक ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मीनिंगलेस कर देगा। एडवर्स ओपिनियन क्या है? एफएस में मटेरियल में स्टेटमेंट है जो कि परवेसिव भी है। तीसरी चीज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एफएस में मटेरियल में स्टेटमेंट है नहीं, पता ही नहीं है, स्कोप लिमिटेशन है, और वो मामला मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। अब ये मैं बार बार परवेसिव कर रहा था, परवेसिव क्या होता है? जिसका एज अ होल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट करे, एक ही एलिमेंट है लेकिन वो इतना बड़ा पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, वो भी परवेसिव हो सकता है। 2, तीसरी चीज कोई डिस्क्लोजर है जो कि इतना मटेरियल है और इतना परवेसिव है कि उसकी वजह से आप मजबूर हो गए एडवर्स ओपिनियन देने पे। मिसाल के तौर पे आपके पास एडवर्स ओपिनियन की सिचुएशन आती है, ये जो MURGC का डिस्क्लोजर है। अगर MURGC का मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, अगर उसका डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट है तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे या एडवर्स ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो मामला कितना परवेसिव है। अगर आप मेरी बुक के चैप्टर 6 के गोइंग कंसर्न का जो 3rd अपेंडिक्स है उसको देखें तो उसमें ये एडवर्स ओपिनियन वाली सिचुएशन है। जी सर, हाँ, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की सिचुएशन है। आपने कोई रिपोर्ट देखनी है? अगर इंटरेस्ट हो, मैं असल में इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करता, इट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ग्रुप में रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। मतलब वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो छुपी हुई हो। मतलब एक लिस्टेड कंपनी, आप ये पूछ रहे हैं ना कि एक लिस्टेड कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो उस पर ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की रिपोर्ट हो, हाँ ऐसी हैं रिपोर्ट। ओपिनियन सिनेरियो देते हैं और कहते हैं कि इस पे ओपिनियन बताएं। एक ये सिचुएशन होती है। वैसे इस सेशन में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल में इस दफ़ा उस तरीके से टेस्ट होगा। वो ये है कि इस दफ़ा मुझे लग रहा है वो आपको ना एक रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट दे देगा। आप लोगों की तो बहुत अच्छी उस पर तैयारी है। आपने मेरे बोर्ड का बताया, फिर आपने हमें कंफर्मेशन का प्रोफेसर, फिर आपने वर्किंग पेपर का लेकर बताया, फिर आपने हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट का। नहीं, रिटन रिप्रेजेंटेशन मैंने नहीं कहा, वर्किंग पेपर के फॉर्मेट, वर्किंग पेपर के। सर रिप्रेजेंटेशन वाले भी अपेंडिक्स पढ़ा। नहीं, रिटन रिप्रेजेंटेशन पिछली दफ़ा आ गए है। सर प्रोफेसर स्टेप 560 तो ना आया, नाम बदल देना। 560 है उसका सब्सिक्वेंट इवेंट। वैसे एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन पे भी बेशक बदल देना, वो भी आएगा। बस इतने से मैंने आपको थोड़े से एरियाज बताए। नहीं, सिलेक्टिव स्टडी खुदा के लिए नहीं करनी, सिलेक्टिव स्टडी नहीं। इतनी एफर्ट जो की है पिछले 4 महीनों में, उसको सिलेक्टिव स्टडी से आप लोगों ने ख़राब नहीं करना। सारे देखिए, कुछ एरिया थोड़ा ना स्मार्ट स्टडी करनी है कि कुछ एरियाज़ में चले थोड़ा कम मतलब टाइम लगा ले, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल एक 8 नंबर का सवाल आ रहा है तो 8 में से 3 नंबर 4 नंबर तो हम लें ना। मतलब पास, आपका एजेंडा पेपर पास करने का बड़ा सिंपल है। हर इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको पास करना चाहिए,
कुछ क्वेश्चन में ज़ाहिर है आप थोड़ा एक्सेप्शनल भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल क्वेश्चन को टारगेट करें। और आप लोगों का एजेंडा पास करना कब से, आप लोग तो इंशाल्लाह ताला गोल्ड मेडल के लिए एम करें, यकीन करें, इट्स वेरी मच डूएबल। मतलब पता नहीं आप लोगों को शायद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो, पर मुझे तो आप लोगों पे कॉन्फिडेंस है। हाँ, साथ वाले पेपर्स पे भी, हाँ ये भी फैक्टर है। मतलब अगर आपके पास 2 या 3 पेपर अगर आप कर रहे हो तो फिर आप टारगेट कर सकते हैं। 4 पेपर्स में ज़रा डिफ़िकल्ट, 4 पेपर्स कर रहे हैं, 4 पेपर्स में ज़रा डिफ़िकल्ट वाला वो चीज़ होती है। लेकिन बाकी लोगों को फिर भी मैं ये कहूँगा जो इवन 4 में भी यार 4 में भी करने वाले कर लेते हैं, करने वाले सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करने वाला तो आप कर सकते हैं। कर सकता हूँ, करना नहीं। अच्छा एम नहीं, जरूर आप अच्छा अच्छा सेकंड टाइम ना होती ना मसला सेकंड तो सेकंड अटेम्प्ट को भी पहली अटेम्प्ट तो 7 वाले पेपर में पहली अटेम्प्ट को 7 पास और 75% सीए में भी था। आज मैंने फिर रिवीजन में भी वो सारी रिवाइज कराई। ओपन बुक होता है, उस टाइम क्लोज्ड बुक था। अच्छा, मटेरियल मिस स्टेटमेंट अराइजेस फ्रॉम, अच्छा ये कर लेते, कवर कर लें। मटेरियल मिस स्टेटमेंट अराइजेस फ्रॉम इनकरेक्ट अकाउंटिंग। अच्छा, अब मटेरियल जब आप पेपर में लिख रहे होंगे ना कि ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो आपको रीजनिंग करनी होगी कि भाई यहाँ पर पॉलिसी गलत है। मिसाल के तौर पे आपने बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का तो नहीं सुना हुआ, आपने इम्पेयरमेंट लॉस का तो सुना, वो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड ही नहीं करते जो कंपनी है, तो इसका मतलब होगा कि ये पॉलिसी गलत है। दूसरी चीज़ क्या है, पॉलिसी बनाई हुई है पर उस पर अमल दरामद नहीं है। और तीसरी चीज़ है कोई डिस्क्लोजर्स ओमिटेड हैं, तो इन सारों की वजह से क्या हो सकती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई जो है वो किन रीजंस की वजह से हो सकती है, सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड एंटिटीज कंट्रोल, रिकॉर्ड्स जल गए, आग लग गई, रीजन हाँ उसका हो सकता है। लेकिन ये है कि हाँ जी सही जा, रिकॉर्ड्स आपके या तो डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरी चीज़ क्या है, सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू नेचर टाइम ऑफ ऑडिट वर्क। आपकी अपॉइंटमेंट ही ईयर एंड के बाद हुई है। वैसे आम तौर पे अपॉइंटमेंट कब होती है, एजीएम में। इसका मतलब है ईयर एंड से बहुत पहले अपॉइंटमेंट हो जाती है आमतौर पे, लेकिन देयर कुड बी पेक्यूलियर सिचुएशंस, वन ऑफ सिचुएशंस जिसमें अपॉइंटमेंट ही पोस्ट ईयर एंड हुई, तो उस केस में आप इन्वेंट्री काउंट नहीं ऑब्जर्व कर सके। ठीक है। तीसरी चीज़ मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन आइजा 505 याद है, 505 था एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, उसमें था ना कि मैनेजमेंट आपको कॉन्फर्मेशन भेजने नहीं दे रही। आप इंटेंजिबल एसेट्स को वेरीफाई करना चाह रही हैं, आपने मैनेजमेंट से कहा मुझे मार्केट रिसर्च रिपोर्ट दे दें ताकि मैं ये देख लूँ कि एबिलिटी टू यूज़ और सेल दी एसेट है। वो कह रहे हैं नहीं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, वो हम ऑडिटर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो जब मैनेजमेंट जानबूझकर आपको इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर रही हो। इसके बाद व्हाट इज़ नॉट इन एबिलिटी टू ऑब्टेन साई। अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कभी भी जब आपके पास पेपर में गिवन हो ना कि जी इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई, कि आप साई नहीं ऑब्टेन कर पा रहे, आपने कभी भी स्ट्रेट अवे ओपिनियन पे जंप नहीं करना। आपने पहले क्या कहना है, ऑडिटर कंसिडर करे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करने की कोशिश की जाए। व्हाट इज़ परवेसिव ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, फॉर डिस्क्लेमर नोट द फॉलोइंग। सर ये अभी ये जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है ना, ये पूरा उधर छापना था, क्योंकि उसमें पहले बड़े अरसे बाद डिस्क्लेमर टेस्ट हुआ था। ये जो पिछली अटेम्प्ट का पेपर था, मतलब उसमें रिसीवेबल्स पे भी एविडेंस नहीं ले पा रहे थे, पेएबल्स पे भी एविडेंस नहीं ले पा रहे थे, इन्वेंट्री पे भी एविडेंस नहीं ले पा रहे थे, और वो अच्छा खासा पोर्शन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो वहाँ पर डिस्क्लेमर की सिचुएशन थी। डिस्क्लेमर में ना बिल्कुल ही चीज़ें बदल जाती हैं। मिसाल के तौर पे बेसिस फॉर ओपिनियन में वो जो सारा स्टैंडर्ड कंटेंट होता है ना कि हमने ऑडिट आइजाज के मुताबिक किया, कोड ऑफ एथिक्स, सब कुछ गायब। कैम एंड ओआई सेक्शंस रिमूव्ड। डिस्क्लेमर जब आप दे रहे हो तो कैम और ओआई का सेक्शन नहीं आएगा। और क्या चेंजेस होते हैं, ओपिनियन सेक्शन में एफएस
आमतौर पे तो मैंने क्या कहा था, इसीलिए जब पहली लाइन पढ़ा रहा था मैंने कहा हम लिखते हैं वी हैव ऑडिटेड, इधर तो कामयाबी नहीं ना हुई, तो आप कहते हैं वी वर इंगेज्ड टू ऑडिट, हमें इंगेज किया गया था, मतलब ऑडिट हो नहीं सका। और उसके अलावा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सेक्शन में भी सारा कंटेंट डिलीट हो गया, खाली वो जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन है ना, वहाँ पर ऑडिट, ये भी कहते हैं कि ऑडिट करना होता है, हमने एज पर आइजाज हम कर नहीं सके, ये बता देना होता है कि वी वर अनएबल टू ऑब्टेन साई। अच्छा, बेसिस फॉर ओपिनियन, ओपिनियन सेक्शन के बाद आपके पास क्या आता है, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के जो स्टैंडर्ड कंटेंट्स हैं इन ऑल रिपोर्ट्स, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट डिस्क्लेमर, क्योंकि डिस्क्लेमर में तो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में ये चीज़ें नहीं आ रही होती, उसमें क्या आता है आम तौर पर रिपोर्ट में, अदर देन डिस्क्लेमर जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी ना, उसमें क्या आ रहा होगा, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजाज एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान एंड आर फर्दर जो तफसीलात है ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, हमारी जिम्मेदारियों की, वो कहाँ जाके पढ़ लो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सेक्शन में। उसके बाद आप रेफरेंस टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन, तीसरा ऑडिटर इंडिपेंडेंट है और कोड ऑफ एथिक्स के साथ कंप्लाइंट है, तो इसका मतलब है अगर कोई कोड ऑफ एथिक्स की नॉन कंप्लाइंस होगी तो आपकी रिपोर्ट झूठी हो जाएगी, मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ना, अगर आपने कोड की कोई खिलाफ वर्जी की, और अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी की तो आप एज एन ऑडिटर डिसक्वालीफाई भी नहीं हो जाते। तो लिंकिंग समझ रही हैं कि मतलब एक तरफ रिपोर्ट झूठी हो गई, आप डिसक्वालीफाई हो गए, आपकी रिपोर्ट झूठी हुई, मज़ीद आपने इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल की नॉन कंप्लाइंस हो गई, तो काफ़ी सारे उसके लिंक्स हैं। साई ऑब्टेन टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ओपिनियन, ये जो आखिरी जुमला होता है ना जो मैं आपको सुना रहा था, वी हैव ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस दैट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आवर ओपिनियन, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन होगा तो ओपिनियन से पहले वर्ड आ जाएगा क्वालिफाइड, अगर एडवर्स ओपिनियन होगा तो ओपिनियन से पहले वर्ड आ जाएगा एडवर्स। अच्छा, चेंजेस इन केस ऑफ अ मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या कौन कौन से हो सकते हैं अशनास, मॉडिफाइड ओपिनियन कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सीलेंट, डिस्क्लेमर, एडवर्स और क्वालिफाइड। तो जब इस तरह का ओपिनियन होता है तो क्या होगा, टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन मेंशन्ड इन हेडिंग एंड बॉडी ऑफ द सेक्शन। हेडिंग में क्या मेंशन होता है, क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और बॉडी ऑफ द सेक्शन में क्या लिखते हैं, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो लिखते हैं इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा। जैसे आप पेपर में कहते हैं कि इस सवाल के अलावा या इस पार्ट के अलावा बाकी सारा पेपर ठीक हुआ, ठीक है, और उसके बाद आप इंक्लूड करेंगे रीजन फॉर मॉडिफिकेशन के। ये जो आप ओपिनियन मॉडिफाई करें इसके दो प्रिंसिपल रीजंस हो सकती हैं, या तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी, या दूसरा रीजन क्या हो सकता है, साई ऑब्टेन नहीं हुआ, तो वो रीजन आपने मेंशन करना है, और फिर आप उसमें बताते हैं फॉर एग्जांपल अगर साई ऑब्टेन नहीं हुआ तो साथ थोड़ी तीली भी लगा देती हैं कि भाई मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, या न्यूट्रल भी हो जाते हैं, बता देते हैं कि भाई हालात ही ऐसे थे, उधर जिधर इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उधर जंग छिड़ी हुई थी, अब हम अपनी जान पे खेल के तो साई नहीं ऑब्टेन कर सकते थे, हाँ सैलाब आया था फॉर एग्जांपल, तो उस तरह की सिचुएशन में आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप सारे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कंसिडर कर चुके होंगे, तब जब आप बिल्कुल क्या कहते हैं मरता क्या ना करता की सिचुएशन पे पहुंचे ना, तो आपने ये ओपिनियन दिया। मेंशन फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन डिफरेंट एफएसएलआईज डिस्क्लोजर्स वेयर पॉसिबल, आपने बेसिकली फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स मेंशन करनी है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाते MURGC, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, इसमें आपको दिख रहा है इफ एनी, इसका मतलब है ये सारी रिपोर्ट्स में नहीं आएगा। MURGC, अब इसमें बिल्कुल मैंने ना इजी आपके लिए कर दिया कि ये अप्लाई कब होगा। याद रखिएगा ये मिस्टेक प्लीज़ नहीं करनी कि एक तरफ आप लिखें MURGC एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है तो मैं MURGC का सेक्शन भी डाल रहा हूं और ओपिनियन क्वालिफाई कर दूंगा, ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाती बात, क्योंकि देखें अगर MURGC एडिक्वेटली डिस्क्लोज है तो FS में इसके हवाले से तो कोई मटेरियल में स्टेटमेंट है ही नहीं,
दूसरी बात हेडिंग क्या आएगी वो बता दी, कहाँ प्लेस होगी, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के बाद पर्पस क्या है, यूजर अटेंशन ड्रॉ करना, कंटेंट्स में क्रॉस रेफर करेंगे टू नोट। हाँ ये जो बात कर रही हैं मिस, बड़ी सही बात की है। क्या एक ही ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन और MURGC दोनों हो सकती हैं? अभी तो बताया था नहीं। MURGC की वजह से ओपिनियन क्वालिफाई नहीं हो रहा होगा। ये बेसिकली आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर MURGC इनएडिक्वेट है तो ओपिनियन क्वालिफाई या एडवर्स हो जाएगा, फिर MURGC का सेक्शन नहीं आएगा। और एक और बात अगर भूलें ना या कभी कंफ्यूजन है तो एक और बात याद रखनी है कि MURGC के सेक्शन का जो आखिरी जुमला होता है ना, वो क्या होता है, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है EOM में आइजा 706 है बेसिकली जो कवर हो रहा है। EOM को याद रखिएगा कि कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये शायद कोई मॉडिफिकेशन है टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक एडिशनल कम्युनिकेशन है। ये एक एडिशनल कम्युनिकेशन है जो कब की जाती है, जब ऑडिटर को जजमेंट में लगता है कि भाई ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपरली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसका मतलब कैम और इसमें मतलब ये अननेसेसरी सा लगता है UOM। कैम और मतलब कैम अगर है, कैम में इंपॉर्टेंट मैटर आ रहे हैं उसमें, ठीक है, UOM को अननेसेसरी लगता है। तो अगर कोई मामला कैम और EOM दोनों की डेफिनेशन मीट कर जाए तो उसको हम एज अ कैम रिपोर्ट करते हैं। लेकिन समटाइम्स एक मामला हो सकता है जो कि फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन उसमें कुछ इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ईयर एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज में फायर का इंसिडेंट हुआ। नाउ इट इज अ मटीरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आप मैनेजमेंट ने इसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया हुआ है IS 10 के मुताबिक। आपने इस पे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे दिया, कैम नहीं दिया क्योंकि मामला अहम था, बट इट वॉज नॉट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द करंट पीरियड ऑडिट। ठीक है, तो आप ये समझ ना आ रहा हो कि इसमें UOM लिखना है या कैम लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि जजमेंट पे बेस करता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया, ये प्रैक्टिकली सुन लें। अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि EOM लिखना है या कैम लिखना है, पहली बात, अगर आपको सवाल में लिस्टेड कंपनी बताई गई है ना, तो फिर और आपको लगता है कि EOM भी बनता है ये और कैम भी बनता है, तो उसमें एक्सप्लेन कर दें कि ये वैसे EOM की भी डेफिनेशन पूरी कर रहा है लेकिन ये कैम की भी डेफिनेशन पूरी कर रहा है, तो इसलिए जब एक चीज़ दोनों की डेफिनेशन पूरी करती है तो एज अ कैम रिपोर्ट होता है। अनलिस्टेड कंपनी के केस में ना EOM का यूज ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैम की रिपोर्टिंग मैंडेटरी नहीं है। सर ये अगर अनलिस्टेड भी हो तो EOM मतलब लगता है ये सिग्निफिकेंस एक जजमेंट पे डिपेंड करता है, तो जी। ये हर क्वेश्चन में लिखेंगे कि जजमेंट पे हो। हाँ, क्योंकि क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आयजा ने कहा कि अगर मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ऑडिटर की जजमेंट में उस पर मामले पे EOM बनता हो, दूसरे ऑडिटर की जजमेंट में उस पर EOM ना बनता हो। ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके बाद तो इसमें मैंने आपकी आसानी के लिए इसको और सिंपल करने की कोशिश की है कि आपने पेपर में जब भी शैतान आपको बहकाए, यहाँ पे किसी ने कनेक्ट किया, अच्छा इसको वो कर दें, वीडियो बना। अच्छा बन गई है, ठीक। अच्छा, इसमें बेसिकली 3 कंडीशंस हैं जो आपने फुलफिल करनी है बिफोर रिपोर्टिंग अ मैटर इन EOM। मतलब जब भी आप लिखने लगे ना कि EOM पेपर में, तो आपने अपनी सीट थोड़ी सी पीछे करनी है और ये 3 मैटर्स पहले सोचने हैं कि भाई क्या वो मैटर प्रॉपरली रिपोर्टेड है, मतलब उसमें कोई मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं है। दूसरी चीज़, क्या वो फंडामेंटल टू यूज़र अंडरस्टैंडिंग है, मतलब एक 10 रुपए की चीज़ है बिलियंस की बैलेंस शीट में, तो आई थिंक दैट इज नॉट फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग, सो इवन इफ इट इज प्रॉपरली रिपोर्टेड आई वुड स्टिल चूज नॉट टू रिपोर्ट इट। तीसरी चीज, मैटर इज नॉट अ कैम।
तो ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो आप EOM यूज़ करेंगे। अब इसकी हेडिंग, प्लेसमेंट, कंटेंट, कम्युनिकेशन, ये बेसिकली अच्छा एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स ना दो तरीक़ों से टेस्ट हो सकती हैं। एक है कि वो आपसे कहे एग्जाम्पल्स बता दें, और एक ये हो सकता है वो इन एग्जाम्पल्स से उठा के एक केस स्टडी बनाए। उधर अभी रिसेंटली जो इन्होंने क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे यही था, उसने एक एग्जाम्पल पिक की, उस पर केस स्टडी बनाई। तो आपको मतलब दोनों एंगल से पिक हो जाना चाहिए। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल है कि अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, अनसर्टेनिटी है कोई ख़ास लिटिगेशन के हवाले से, अर्ली एप्लीकेशन है किसी नए IFRS की। हर IFRS की एक इफेक्टिव डेट होती है और साथ उसमें कुछ IFRS में लिखा होता है अर्लियर एप्लीकेशन इज़ परमिटेड, कि अगर आप चाहें तो पहले अप्लाई कर लें। तो अगर किसी कंपनी ने अर्ली अप्लाई किया है तो उसमें EOM इंक्लूड कर सकते हैं। FRFW अनएक्सेप्टेबल हो लेकिन क्योंकि कानून ने प्रिस्क्राइब किया है तो आप फॉलो कर रहे हैं, ये बड़ा रेयर सिचुएशंस में होता है। लेकिन ये सिचुएशंस बेसिकली वो दो तरीक़ों से मैंने बताया टेस्ट हो सकता है। एक है कि आपसे एग्जांपल्स पूछ ले, या वो आपको सिचुएशन खुद सिनेरियो में बना के बता दे और आपसे कहे कि इस सिचुएशन में ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इंप्लीकेशंस होंगी, तो आपने बताना होगा कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा। और ये सारे वो जो ऊपर आ रहे हैं ना, हेडिंग, प्लेसमेंट, कॉन्टेंट्स वगैरह, फिर उसकी आप बात कर लेंगे। अच्छा, नंबर 7, इसके ऊपर भी पिछली अटेम्प्ट में एक हैवी क्वेश्चन टेस्ट हुआ है, की ऑडिट मैटर्स, आयजा 701। इसमें मैंने जिस तरह आपको एक डायग्राम बना के दी हुई है नोट्स में, उसी से सिमिलर एक डायग्राम है ये। कैम का एक असूल याद रखिएगा, ये सिलेक्ट कहाँ से होते हैं? उन मामलात से जो आप TCWG को कम्युनिकेट करते हैं, उसमें से वो मामलात विच वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन दैट पीरियड ऑडिट, वो बेसिकली आप एज कैम रिपोर्ट करते हैं। नहीं, पहले एक फिल्टर लगाते हैं कि इनमें से कौन से मामलात है जिसमें सिग्निफिकेंट अटेंशन रिक्वायर्ड थी, एग्जैक्टली जिसमें रिस्की, कॉम्प्लेक्स, जजमेंटल वगैरह आते हैं, और फिर उसके बाद आप उसमें से चूज करते हैं विच वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस। तो दो फिल्टर्स लगते हैं। और कैम के कंटेंट्स आपको पता होने चाहिए कि कैम में आप क्या लिखेंगे, क्रॉस रेफर करेंगे, रीज़न बताएंगे कि क्यों कैम है ये, और उसका जो रेफरेंस है टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर वो देंगे। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये मामला ऑडिट में एड्रेस कैसे किया गया। अच्छा, ऑडिट में मामला एड्रेस करने से क्या मुराद है? आई एम सॉरी, कैम को के मामलात को एड्रेस कैसे किया?